नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग उपाध्याय आज आप लोगों से सीधे जुड़ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे देश के कुछ विभिन्न मुद्दों पर और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इन मुद्दों पर आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से दें। हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या बेरोजगारी ही मात्र एक कारण है जिससे हम सरकार को बदल दें? क्या इस विषय पर हमें अन्य संदर्भों में नहीं सोचना चाहिए? देश की सुरक्षा, देश में जो शांति है, देश में जो आक्रोश नहीं है, विद्वेष नहीं है, चंद लोगों के कहने से देश में बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता। चंद लोगों के कह देने से बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ चीज़ें तो परिवर्तित हो सकती हैं और जिनका परिवर्तन होना भी चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र में जितनी भूमिका पक्ष की होती है उतनी ही विपक्ष की होती है, और मुझे खुशी है कि एक मजबूत विपक्ष या मजबूत पक्ष बनाने के लिए यूपीए ने भारत के सभी पार्टियों को एकत्र किया और एनडी गठबंधन बनाया, जिसके लिए मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सभी पार्टियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ एनडीए और बीजेपी भी देश में सकारात्मक परिवर्तन का पिछले 10 वर्षों में कारण रही। विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो भारत की जो वैल्यूएशन बढ़ी है पूरे विश्व में, वो पिछले 70 दशक में नहीं रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, माननीय इंदिरा गांधी जी के साथ, माननीय राजीव गांधी जी के समय में, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में देश को एक मुखर वक्ता मिले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। इन सभी प्रधानमंत्रियों ने देश का ऊर्ध्वाधर विकास किया, लेकिन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विकास विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में जैसा हुआ है, ऐसा विकास किसी के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ। जहां भारत को गरीब और तुच्छ देश समझा जाता था, जहां भारत को तीसरे वर्ल्ड का नेता माना जाता था, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का मुख्य आधार है, उसी पॉलिसी को आगे नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। समझने वालों का फर्क देखिए कि वो उन्हें कांग्रेस विरोधी मान लेते हैं या उन्हें अलग अलग चीजें मान लेते हैं। यह देश अच्छे विचारों को लेकर हर पार्टी चलती है। गांधी को लेकर भी नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, और हिंदुत्व को लेकर भी नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, बंधुत्व को लेकर भी नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, भाईचारे को लेकर, सहिष्णुता को लेकर। भारत एक बहुत ही बृहद देश है और इस बृहद देश की विविधताओं को लेकर मोदी जी चल रहे हैं, परंतु हर विषय पर हर व्यक्ति को चिन्हित करना मेरे विचार में उतना सही नहीं। आप स्वतः सोचिए और खुद तुलना करिए। आपको क्या लगता है कि सारे कार्यकालों में सिर्फ सरकारी नौकरियां थी, और सरकारी नौकरियां हो जाने से क्या सारे युवाओं को अगर हम सरकारी नौकरी दे दें
तो क्या देश की अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? और अगर नहीं चल पाएगी तो सबको सरकारी नौकरी देने का क्या फायदा? मान लीजिए कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देते हैं, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं युवाओं को रोजगार दे दूंगा। कहां से दे देंगे रोजगार? रोजगार सृजन का काम प्राइवेट सेक्टर का है, रोजगार सृजन का काम नागरिकों का है, रोजगार सृजन का काम उद्योगपतियों का है, उद्यमियों का है, सृजनशीलता व्यक्ति का गुण है। तो आप कहां से नौकरी दे देंगे? सरकार कितनी नौकरियां बना देगी सरकारी नौकरियां? और सरकारी नौकरियां जनता की सेवा के लिए हो जाएंगी तो आप जनता की सेवा करके देश का विकास कैसे कर पाएंगे? दोनों प्रतिरोधाभास हैं एकदम। या तो आप सरकारी नौकरियां बांट के सोशलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और देश के विकास की प्रगति को रोक सकते हैं, क्योंकि जब सरकारी नौकरी देंगे तो सरकारी नौकरियों की तरह ही काम होगा। पिछले 10 वर्षों में नहीं, 1991 की पहले की जो स्थिति थी देश के विकास की, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के पहले की जो मॉडल था, उसी मॉडल पे आप वापस जाना चाहते हैं। आप स्वयं सोचिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपको अपना ओल्ड टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, जब सरकारी नौकरी थी, पुरानी पेंशन योजनाएं थी, लाभ मिल रहा था, और इस हिसाब से आप और नौकरियां कितनी नौकरियां लेंगे आप? कोई राष्ट्र कितनी नौकरियां दे सकता है? आप क्यों नौकरी देने वाला नहीं बनना चाहते? क्यों खुद काम करने वाला नहीं बनना चाहते? क्यों आप काम करने से भाग रहे हैं? सरकारी नौकरी क्यों चाहिए आपको? समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए एक बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स में छोटी छोटी बातें। भारत में एक बिरादरी होती है स्वर्णकार की, सुनार की, हर जगह पाए जाते हैं। कभी सुनार का बच्चा सरकारी नौकरी के लिए बहुत नहीं परेशान है, बहुत नहीं भागता, वो अपना बिजनेस कर लेता है। तो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी जितनी कास्ट आप लोग बताते हैं, इन सारे कास्ट के लोग स्वर्णकार नहीं बन सकते? आप सीखिए, स्किल डेवलप करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रोजमर्रा के जीवन में जो हमेशा चलने वाली हैं, लोग उनसे करते हैं और अपने आय के सृजन को बनाते हैं। आप कहते हैं कि धरना वही देने जाता है जिसका पेट भरा रहता है। भूखे पेट न हो भजन था, बिना पेट भरे भजन भी नहीं होता है। कहा जाता है कि भूखे पेट न हो भजन था, बिना पेट भरे भजन नहीं होता है, बिना पेट भरे धरना भी नहीं दिया जाता। महात्मा गांधी के समय में भी महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और सारे आंदोलन उस समय करते थे जब किसान खाली बैठे रहते थे, जब नौजवान खाली होते थे, छुट्टियों के समय में, जब खेत में फसलें नहीं होती थी, जब उनको कृषि का कार्य नहीं होता था, उस समय गांधी जी आंदोलन शुरू किया करते थे। आप जाके इतिहास में देखिए, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तब आप आंदोलन करते हैं, जब काम होता है तो आप आंदोलन नहीं करते। लेकिन आप सरकारी रिजल्ट खोल के देखिए, जितने बेरोजगार आज चिल्लाते हैं, सरकारी रिजल्ट पे बहुत सारी नौकरियां आती हैं, आप उनकी योग्यताएं धारण करिए और नौकरी पाइए सरकारी। लेकिन सरकारी नौकरी में जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, आप कहिए कि सब पेपर लीक से सिलेक्शन हुआ है, सारे लोग पेपर लीक से हो गए, सारे लोगों का घूस हो गया, सारे लोग घूस से। तो घूस किसके समय में नहीं चल रहा था? कांग्रेस के समय में घूस नहीं चल रहा था, समाजवादी पार्टी के समय में घूस नहीं चल रहा था, मायावती जी के समय में घूस नहीं चल रहा था, या ममता बनर्जी के राज्य में घूस नहीं चलता है। झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में कहाँ घूस नहीं चल रहा था? और कब किस सरकार को जनता ने छोड़ दिया है? यही अखिलेश गवर्नमेंट थी, यही अखिलेश गवर्नमेंट की सरकार थी। और लोग कहते थे कि 50% यादव हो जाते हैं और 50% में सब लोग होते हैं। तो क्या अखिलेश गवर्नमेंट आज अच्छी हो गई? उस समय खराब थी। कोई सरकार कभी खराब नहीं होती, ना अखिलेश गवर्नमेंट खराब थी, ना योगी गवर्नमेंट खराब है, कोई गवर्नमेंट खराब नहीं। आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी। अब मैं सफल नहीं हुआ तो मैं बार बार ये कहूं कि नहीं, मैं सरकार की वजह से सफल नहीं हुआ। मेरे साथ कंपटीशन करने वाले मुझसे बेटर थे और उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मैं अपने को और बेटर बनूं, मैं अपने को और अच्छा बनाऊं। लेकिन आप सरकार में कमी खोजेंगे। अपनी नैतिक जिम्मेदारी और अपने नैतिक मूल्यों का स्वतः वहन करिए और खुद सोचिए कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, और किसी से पाने का परिणाम क्या है आपका।
आप क्यों पाना चाहते हैं किसी से, खुद करके क्यों नहीं देना चाहते हैं? यह देश, अगर इस देश को आजाद कराने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी जो नरम दल और गरम दल दोनों दलों के थे, और वो लोग अगर ऐसे सोचते कि हम आजाद होके हम ये पाएंगे, हम आजाद होके वो पाएंगे और हम देश के लिए क्यों करें, तो कैसे होता? आज आप कहते मैं देश के लिए चुप हूं, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं? आप सरकार में होते तो आप क्या अमूल चूल परिवर्तन कर देते? आप को सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। मैं एक बहुत छोटी सी पर्यावरण की समस्या है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बात करना चाहता हूँ कि 1997 से लेकर आज तक, आज के समय तक सरकार ने कितना पेड़ आपका काट दिया, आपके कितने बागीचे उजाड़ दिए हैं, आप बताइए। आपने अपने बाग बागीचों तालाबों का कितना ख्याल रखा है, और दूसरे से आप उम्मीद करते हैं कि आप ख्याल रखें। आज गर्मी के मौसम में उत्तर भारत का तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस पहुंचने जा रहा है। ये भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जमीनों पर पेड़ लगाएं और लगे हुए पेड़ों को बचाएं। आप एक पर्यावरणीय मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, लेकिन आप हर मुद्दे पे बात करेंगे और उम्मीद करेंगे आप पेड़ काटें और खेत बना लें और सरकार पेड़ लगवा दे। सरकार डेवलपमेंट के नाम पे अगर सड़कों के लिए रास्ता ले लेती है और कुछ पेड़ कटवा देती है तो आप उसके लिए धरने बैठ जाते हैं और अपना पेड़ काट के खुद का खेत बना लेते हैं और अनाज उगा के पैसा कमाने का सोचते हैं। उस पेड़ को कटवा के, उस बागीचे को कटवा के बेच देते हैं और वहां पे दूसरे लोग आके बस जाते हैं और बिल्डिंग बना लेते हैं। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियां बताइए। कभी संविधान में दिए गए 51वें अनुच्छेद में पड़े हुए नैतिक मूल्य और नागरिकों के कर्तव्य जो बताए गए हैं, ड्यूटीज को आपने कितना फॉलो किया है अपने जीवन में? आप हमेशा समस्याओं के ऊपर बात करते हैं, कभी समाधान के प्रति भी बात किया करिए, समाधान खोजने के प्रति बात किया करिए। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन जरूरी है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं जरूरी है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने जिस सरकार को ये कह के हटा दिया था कि ये सरकार घूस खाती है, ये सरकार बहुत ही उत्कृष्ट नहीं है, 10 साल बाद ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि वो सरकार बड़ी अच्छी हो गई? कुछ लोग उस सरकार के गुणगान करने लगे। 10 साल पहले जिस सरकार को आपने 2G घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला सब बताकर देश से निकाल दिया, जो सरकार सत्ता में थी, आज 10 साल बाद वो सरकार बहुत अच्छी बन गई है। मैं अपने सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि समस्याओं से ज्यादा समाधान पे बात करें। समाधान के विषय पे बात करने से देश आगे बढ़ेगा। समस्याओं पे बात करने से और समस्याओं के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराने से देश का विकास संभव नहीं है। ये मैं आज कह रहा हूं और ये भविष्य में भी होगा। आप अपने बच्चों के जीवन के लिए क्या सृजित करके जा रहे हैं, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कितना पानी बचा रहे हैं, कितना पर्यावरण बचा रहे हैं, कितनी चीजों को आपने सहेज के रखा है, पहले वो देखिए। नौकरी दूसरा अभिप्राय है। देश के विकास के लिए, देश की संपन्नता, संप्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता, सभी के लिए आज देश को जिसकी जरूरत है उसे चुने। आपको लगता है कि 1 लाख रुपया महिलाओं को दे देने से, युवाओं को सरकारी नौकरी दे देने से और बहुत सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टोज में आई हैं लोगों के, वो सब सही हो जाती तो ये भी सब जुमले ही हैं। इतनी नौकरियां सृजित कर पाना 5 साल में किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं। अगर आपकी बुद्धि काम कर रही होगी तो आप खुद कहेंगे। 10 साल पहले भी ये वादा मोदी जी ने किया था
लेकिन उन्हें लगा होगा कि इतनी चीजें सृजित नहीं की जा सकती, और इतनी चीजें सृजित नहीं की जा सकती तो नहीं हो पाया। बहुत सारे मुद्दे हैं, हर मुद्दों पर हमेशा बात किया जाएगा और ये श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेगी। आप सभी लोगों से सहयोग और सुझाव की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।